जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप सबके मन में यह विचार ज़रूर आता होगा कि हमें वो सब क्वेश्चंस पता चल जाए जो कल एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करके एग्ज़ाम को टॉप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, लीगल तरीके पर ऐसा कोई तरीका संभव नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो हर साल रिपीटेबल होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, इंग्लिश के एग्ज़ाम का सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि आपको एक पैसेज दिया रहता है और उसके बेस पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिनमें से एक क्वेश्चंस में आपको बताना रहता है कि यह जो पैसेज लिया गया है यह किस लेसन का है और इसके राइटर कौन है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है उसी पैसेज पर आधारित रहता है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक पैसेज दिया गया है जो कि 2012, 13, 14, 16 और 2017 में भी आ चुका है, इसलिए यह पैसेज भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या पता यही पैसेज आपको उठाकर दे दे। तो देखिए, आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि यह जो पैसेज लिया गया है वह किस लेसन से लिया गया है और इसका लेखक कौन है। इसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता होगा, मतलब जब आपको याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। लेकिन इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर इसी पैसेज में छुपा रहता है, इसे आपको घर से रट कर नहीं जाना रहता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो वह दूसरा क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, इसी पैसेज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोक्राटिस टेल हिज कंट्रीमैन। इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct। यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा होता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसी सेक्शन का एक और क्वेश्चन है जो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स। इसमें आपको कोई भी 2 पोएम का नाम दे देगा। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला द फाउंटेन और दूसरा है द परफेक्ट लाइफ। इसी में और करके आपसे पूछता है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। देखिए, यह जो क्वेश्चन है यह अथवा करके दिया है। या तो आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए या आप 4 लाइन की कोई कविता लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना पूछा हो। देखिए, सेंट्रल आइडिया जो है वह 4 लाइन की पोएम से ज़्यादा कठिन होती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 लाइन की कोई 2 पोएम याद कर लें, क्योंकि अगर एक पोएम पेपर में आ जाता है तो आप दूसरा पोएम लिख देंगे, जिसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी का है, जो कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ 4 days एज यू वांट टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर, डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस। और राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रपोजिंग हिम अ पिकनिक टू अ हिल स्टेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यह भी ऑप्शनल है, या तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए या तो आप लेटर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम होती है कि लेटर या एप्लीकेशन तो कई प्रकार के होते हैं और एग्ज़ाम में कौन सा आएगा यह मालूम नहीं होता, इसलिए हमें बहुत सारे प्रकार के एप्लीकेशन या लेटर याद करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। देखिए, क्लास 10th के लिए तो ज़्यादातर एप्लीकेशन आता है छुट्टी के लिए। जैसे आपको कहीं पर शादी में जाना है, या तो आप बीमार हैं या फिर आपके माता पिता की तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको हॉस्पिटल में जाकर रहना पड़ेगा, तो उसके लिए छुट्टी मांगनी पड़ती है। ये आपको आ सकता है फीस माफ़ी के लिए, या आ सकता है आपको हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना पड़ सकता है आपके स्कूल में लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाने के लिए इत्यादि।
देखिए, एप्लीकेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको सब अलग अलग रटना नहीं है। आपको एप्लीकेशन का जो तरीका है, जो पैटर्न है, आपको उस पैटर्न को समझना है। आपको बस उसका फॉर्मेट याद करना है, एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर एप्लीकेशन लिख दिया जाता है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे पास एक छुट्टी का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखिए, रॉयल इंटर कॉलेज मुरादाबाद यूपी। ये जो लिखा है इसको रिसीवर एड्रेस बोला जाता है, यानी किस स्थान पर एप्लीकेशन लिखी जा रही है उसका एड्रेस इस क्रम में लिखते हैं। नंबर 1 डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन, नंबर 2 नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, नंबर 3 सिटी विद स्टेट। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। इस पार्ट में एप्लीकेशन लिखने का मुख्य उद्देश्य एक लाइन में लिखा जाता है। आपको यहीं पर चेंजिंग करनी रहती है, जैसे कि आपको छुट्टी चाहिए या फीस माफ़ करवानी है, या हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है आपके कॉलेज में लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाने के लिए इत्यादि। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। इस पार्ट में एप्लीकेशन प्राप्त करने वाले को संबोधित किया जाता है, जैसे रिस्पेक्टेड सर, मैडम। फिर इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। यह एप्लीकेशन का मुख्य भाग होता है। यहाँ सब्जेक्ट मैटर को उचित रूप में लिखा जाता है। आपको इसी में मेन चेंजिंग करनी रहती है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर छुट्टी का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए, कितने दिन की चाहिए वगैरह लिखना रहता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एप्लीकेशन के अंत में थैंक यू लिखने के बाद योर ओबीडियंटली या योर फैथफुली एक्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द राइटर। अंत में जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका पूरा नाम लिखा जाता है। अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो उसके ऊपर XYZ लिखेंगे। और लास्ट में आता है डेट। जिस दिन एप्लीकेशन लिखी जाती है उस दिन की डेट लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सब बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट अच्छी तरीके से समझ लें और फिर किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन आए आप सरलतापूर्वक हल कर लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरह का एप्लीकेशन आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अपठित गद्यांश, यानी कि ऐसे गद्यांश जो पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं, अनसीन पैसेज कहलाते हैं। अनसीन पैसेज पर आधारित मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है डायरेक्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पैसेज के ही किसी न किसी वाक्य में दिया होता है और इस वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देने से भी उत्तर दिया जा सकता है। दूसरा है इनडायरेक्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्न का उत्तर पैसेज से डायरेक्ट छाट कर नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट को पैसेज समझकर स्वयं लिखना होता है। दोस्तों, हम आपको पैसेज हल करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। स्टेप 1, सर्वप्रथम दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझने का प्रयास कीजिए। स्टेप 2, इसके बाद पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर दोबारा पैसेज को पढ़ें और जिन लाइन अथवा वाक्यों में प्रश्न के उत्तर दिए हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें। स्टेप 3, अब जिस प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया है उन वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखकर प्रश्न का उत्तर दें। स्टेप 4, इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट है उसका उत्तर पैसेज पर अपनी समझ तथा दिए गए तथ्यों को एक साथ मिलाकर लिखें। ये तो दोस्तों थे कुछ स्टेप्स अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, पैसेज का उत्तर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उत्तर में केवल पैसेज के फैक्ट्स ही लिखें। उत्तर उसी टेंस में दें जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर लिखते समय स्पेलिंग तथा पंक्चुएशन का ध्यान रखें। उत्तर लिखने के बाद उन्हें दोबारा चेक कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।